नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार। आज आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे मेरे दोस्त ने मुझे कभी सुनाया था। मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते हैं, हरिंदर चौधरी। हम लोग एक साथ खेले बड़े हुए बड़ा अच्छा गहरा रिश्ता रहा है हमारी दोस्ती का और आजीवन रहेगा। हरिंदर चौधरी जो कहानी सुनाते हैं, मैं उसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं और आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। उस कहानी में वो कहते हैं कि एक गांव था, वहां पर एक गडेरिया रहता था। उसका नाम था राम हजूर गडेरिया। राम हजूर गडेरिया का एक साथी था जो उसी गांव का वासी था और किसी कारणवश उस गांव के एक व्यक्ति से उसका विवाद हो गया। विवाद हुआ, बात थाने में गई, थाने से कोर्ट में गई। कोर्ट कचहरी का चक्कर शुरू हुआ तो उसका जो मित्र था राम हजूर गडेरिया का, उसने राम हजूर का नाम गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में, गवाह के रूप में दर्ज करा दिया और अपने मित्र से कहा कि तुम्हें गवाही देने अदालत चलनी है। राम हजूर गडेरिया बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारी मित्रता का निर्वहन करने जरूर चलूंगा। तारीख पड़ी, राम हजूर गडेरिया अपने मित्र के साथ अदालत में पहुंचा। जज महोदय अपने चश्मे के धार के ऊपर से उसे धारदार नजरों से एक बार घूरे। वकील ने राम हजूर गडेरिया को कटघरे में आमंत्रित किया। जज साहब ने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? राम हजूर थोड़ा चौंका, थोड़ा सहमा और बोला, हजूर, राम हजूर गडेरिया। जज साहब को शायद सुनाई नहीं दिया। उन्होंने और जोर से धौंस जमाते हुए, डांटते हुए उसे कहा, जोर से बताओ क्या नाम है तुम्हारा। इस पर वो डर गया, सहम गया और कहा, हजूर, राम हजूर गडेरिया। उन्होंने कहा, क्या तुम इस पूरे वारदात को देखे हो अपने आंखों से, या यूं ही चले आए अदालत में मुंह उठाकर? उसने कहा, जी मैं देखा हूं। सोच लो, अगर तुम नहीं देखे होगे, अगर कोई गड़बड़ी तुमने कह दिया, गलत कह दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब वो पूरा डर गया और सहम गया। वो अपना इरादा बदलने का मन बनाने लगा। वो सोचने लगा कि ये तो मामला फंस जाएगा। फिर उन्होंने एक बार उससे डांट कर कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा, हजूर गडेरिया। मतलब सोचिए, वो अपना नाम तक भूल गया, वारदात की बातें छोड़िए। राम हजूर गडेरिया अपना नाम भूलकर हजूर की गड़िया कह दिया। हजूर गुस्से से लाल हो गए और फिर उसे पुलिस वालों को आदेश दिए कि इसे 10 बेंत मारा जाए। बदमाशी बतिया रहा है, ये हमसे बदतमीजी किया है, न्यायाधीश के साथ बदतमीजी करने के एवज में इसे पीटा जाए। खैर, जो भी हुआ, यह एक हास्यास्पद कहानी थी, मजाक था। हरिंदर चौधरी हमें सुनाते थे, हम हंसते थे। हम जिनको सुनाते थे वो लोग हंसते थे। आप लोग मत हंसिएगा, क्योंकि आगे की जो बात है वो हंसने लायक नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में एक कहावत प्रचलित होती है। उनकी बुक में भी, उनकी किताबों में भी इसका जिक्र है, जो वो अपनी बायोग्राफी आदि में लिखे हैं, कि वो रातों को अक्सर उठ उठ कर रोया करते थे, देर तक रोते थे। उनके रसोइये ने कई बार, जो उनका खाना बनाते थे, उनके नौकर थे, उनकी देखभाल करते थे, उन्होंने जानने की कोशिश किया कि आखिर क्यों सर, क्या तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है, क्यों रोते हैं? तो वो बताते नहीं थे। बहुत कोशिश के बाद उन्होंने अपने इस रहस्य को बताया। कहा, नहीं, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। एक मर्ज है जो शायद अब इस जीवन में हमेशा रहेगा। उन्होंने बताया कि मैं जिस आबादी के लिए आजीवन संघर्ष किया, जिस आबादी का हक अधिकार दिलाने के लिए
मैंने तमाम कानूनों का निर्माण किया, संविधान में उनको स्थान दिलाया, आरक्षण दिलवाया। वो आबादी आज अपने पैरों पर जब खड़ी हो गई तो वो अपनों को ही छोड़ दी, जिनके लिए उसे अपने आय का कुछ हिस्सा देना चाहिए था, सहयोग देना चाहिए था, उन लोगों से उस आबादी ने कन्नी काट लिया। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो गरीबी से उठकर अधिकारी, ऑफिसर आदि बन जाते हैं, अच्छा आय करने लगते हैं, कमाने लगते हैं। तो वह लोग क्या करते हैं कि अपने तक सीमित हो जाते हैं, अपने बच्चे, बीवी और अपनी ससुराल तक, सड़ुआने का भी रिश्ता वगैरह को काफ़ी मेंटेन कर लेते हैं लोग, और कभी कभी अपनी बहन वगैरह को भी देख लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग नहीं हैं जो बहनों को, जैसे शादीशुदा बहनों को, उनके घर परिवार को, जो गरीबी में पल रही होती हैं। आमतौर पे ऐसे ही होता था ना, पहले बेटों को पढ़ा लिखा दिया जाता था लेकिन बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था। बेटियों को जैसे तैसे सर का बोझ समझकर शादी विवाह करके उन्हें जल्द से जल्द किसी यक्कड़ पियक्कड़, अखोर बखोर किसी के साथ शादी विवाह करके लगा दिया जाता था, चिटका दिया जाता था। तो वो आज भी ऐसी परिपाटियां हैं। बहुत सारे जगहों पे आप देखे होंगे, बड़े बड़े नेताओं को देखे होंगे, बड़े अच्छे व्यापारियों को देखे होंगे। तो व्यापारी में तो नहीं कहूँगा, मतलब ऐसे जो साधारण जो कैटेगरी वाले लोग हैं, उन लोगों के बच्चों को आज जो अमीर बन गए हैं, तो उनके बहनें होने के यहाँ देखेंगे ना, तो वो बड़े गरीबी में पल रही होती हैं। अपनी भांजियों का शादी कई लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो दर्द था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, वो खाया जा रहा था उनको भीतर ही भीतर, कि हमारी जो आबादी, जो अधिकारी बन गए, ऑफिसर बन गए, इन लोगों ने अपने तक सीमित कर लिया और ये सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, औरों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, औरों को नहीं चाह रहे हैं कि वो लोग मतलब आगे आ जाएं। ठीक है, तो ये उनका तकलीफ था और ये आज भी है दोस्तों, ऐसा आज भी होता है। जबकि ऐसा नहीं कहूँगा, बहुत से लोगों ने एक लॉबी बनाई, कांशी राम जी आए तो उन्होंने बहुत सारे अधिकारियों को एक अच्छा खासा DS4 नाम का बाकायदा एक संगठन बनाकर उसमें वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करवाए लोगों से, मंथली जो है पे आउट देते थे लोग, और वो सारी गतिविधियां चलती थी पार्टी की। इसलिए पार्टी भी अस्तित्व में आ पाई, बहुजन समाज पार्टी वगैरह का जो परचम फहरा, उसमें सहयोग रहा लोगों का, एक चंदा डोनेशन देने का क्रम रहा। तो ये ठीक है, ये बात की बात है। बाद में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर कांशीराम जी ने वो अलग को जगा दिया, लोगों के अंदर से जागृति पैदा की। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ मेरे एक मित्र हैं, उनके पिताजी कहते हैं कि बनिया अपन रोटी चुरा के खाना। इसका अर्थ होता है कि जो व्यापारी हैं वो अपनी रोटी छुपा कर खाते हैं, दिखावा नहीं करते, और काम करो, धंधा करो। अपने बच्चों को अक्सर कहते हैं नेतागिरी मत करो, हम लोगों का काम नेतागिरी नहीं है। अब ये बताओ, सब लोग यही सोच लेंगे तो एक्चुअल में नेतागिरी फिर तो कौन करेगा? अगर हम लोग, आप लोग जैसे बहुत सारे लोग सामाजिक दायित्वों से, जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे, तो फिर तो नेतागिरी वही लोग करेंगे ना जो लोग आप पे बहुत बरसों बरस से शासन करते चले आए। कहावत के लिए देश आज़ाद हो गया, लेकिन आप तो एक्चुअल में आज़ाद हुए ही नहीं। आप तो आज भी गुलामी कर रहे हो। आज आप अपने सर उठा के देख लो, आप जहां नौकरी कर रहे होगे वहां का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसके कारखाने में आप जॉब कर रहे हो, उसका मालिक कौन है? आपका जो कहीं पे अगर कुछ भी आप कर रहे हैं। अच्छा, एक उदाहरण दे रहा हूं, देखो अभी पार्थ श्रीवास्तव नाम का एक बच्चा, एक 28 साल का युवक पार्थ श्रीवास्तव, कल लखनऊ में सुसाइड कर लिया। पार्थ श्रीवास्तव कौन था? आप लोग समझ सकते हो कि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट था। मतलब वो एक तरह का सोशल मीडिया पे जॉब करता था, सोशल मीडिया की कंपनी में। सोशल मीडिया की वो कंपनी कौन सी? जो योगी आदित्यनाथ जी की सोशल मीडिया एक्टिविटी का पूरा नेटवर्क चलाती है, पूरा काम देखती है ना। ऐसी बहुत सारी सोशल मीडिया की काम करने वाली कंपनियां हैं ना, जो लोग नेताओं का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं, उनका पूरा प्रमोशन करने का, उनका डेली का न्यूज बनाना, उनका सारा चीज़ बनाना, मतलब उनका एक पूरा पैकेज होलसेल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेताओं के साथ भी है। उन नेताओं का प्रचार करने के लिए, उनका डेली का रूटीन होता है पोस्ट करने के लिए, उनका पेज हैंडल करने के लिए, ये सारी गतिविधियां देखने के लिए पूरा अच्छा खासा लोगों ने ऑफिस बना रखा है और उस ऑफिस में वो काम करता था। ठीक है, वो प्राइवेट एजेंसियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले लेती हैं। कई बार नेता खुद भी बनवाते हैं ऐसी एजेंसियां अपने लोगों से और ऐसे लोगों को जॉब पे रखते हैं। तो ये चीज़ें हो रही थी और पार्थ जो है सुसाइड कर लिया।
तो उसका कारण ये बताया गया है कि उसके स्टाफ गण थे, कुछ लोग उसको सताया करते थे, परेशान करते थे। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, बाकी ये सुसाइड नोट गायब हो चुका है, पुलिस उसको दबा देगी। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जो पार्थ के पिता हैं और उनकी बहन पार्थ की, इन लोगों ने थोड़े बहुत आवाज़ उठाए हैं, लेकिन मुंह बंद कर दिया जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत होता है, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ बंद कराई जा सकती है, और वो किसी तरह से कराई जा सकती है। जैसे मैं हूँ, मेरी ही कराई जा सकती है, किसी की भी कराई जा सकती है। मतलब शासन सत्ता में एक पावर होता है ना, एक अलग तरह का पावर। पुलिस प्रशासन को अगर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा कि लो भैया ये हमारा परेशानी दे रहा है हमको, और तुम इसको मुंह बंद करा दो, तो आप लोग देखे होंगे तमाम ऐसे पुलिस वालों को, तमाम ऐसे अधिकारियों को, जो लोग बस उनको एक शिकार चाहिए और उसका बाकायदा वो लोग मतलब शोषण से लेके एनकाउंटर तक का जिम्मा ले लेंगे और बाकायदा उसको ठिकाने लगा देंगे, और कोई जान भी नहीं पाएगा। कोई जानेगा भी तो दूसरा मामला बना दिया जाएगा। ऐसे तमाम होता है, तो इससे घबराना नहीं है। ऐसा घबराए होते लोग तो आज आज़ादी के मतवाले पैदा नहीं हुए होते देश में, और सब लोग यही डर लेके अंग्रेज़ों से सोचिए लड़ना था, विदेशियों से, तो बड़ा कठिन काम था। वैसे विदेशियों से लड़ना कठिन रहा होगा ज़रूर, लेकिन अपने ही देश में अपने अगल बगल मतलब बड़ा कठिनाई आज भी है कि लोगों से कैसे लड़ना है, कैसे क्या करना है। सोशल मीडिया पे आप कुछ बोलना चाहते हो, आपके अंदर भावनाएं आ रही है, लेकिन डर के मारे आप व्यक्त तो नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग हैं। देखो, अब यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस कहानी का आशय था राम हजूर गणेरिया वाले का, कि हम लोग अपने डिसीजन बदल देते हैं यार, हम अपने फैसले बदल देते हैं। अदालत तक तो बड़े उत्साह से गया था राम हजूर, लेकिन वहां जाकर जब डटाया, फटकारा गया, धौंस दिया गया, डराया गया, तो वो अपने इरादे बदल दिया, अपना यहाँ तक कि नाम भूल गया, अपनी बात को छोड़ो नाम भूल गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसा होता रहा है। ऐसा जब तक नहीं रुकेगा, ये क्रम नहीं बदलेगा, लोग डरना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये होता रहेगा। और डरना कौन लोग हैं जो डरते नहीं हैं, ये देखोगे तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। आप लोग देख लोगे सोशल मीडिया पे कोई भी एक्टिविटी को देखो, जो लोग शासन सत्ता में आज वर्तमान में हैं, उनके जो लोग हैं वो बड़े धड़ल्ले से किसी को भी गाली दे ले रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं, किसी को वो लोग धमकाने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं वो लोग अपने काम में व्यस्त हैं। भैया हमको क्या मतलब है, हम तो बस अपना काम करते हैं, भैया हम तो बस अपने काम में व्यस्त। कितनी बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अपने घर परिवार को देखो, अपना काम चलाओ, अपना जो भी रूटीन है उन सब चीज़ को देखो। समाज से तुम्हें क्या लेना है? तुम गुलाम कल भी थे, आज भी रहोगे, और आगे आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी वो भी गुलाम ही पैदा होंगी। कोई इश्यू नहीं है। आज़ाद जिन्हें रहना है वो जिंदा रहें या मर जाएं, आज़ाद होते हैं। उनका एक अलग जीवन शैली होता है, अलग तरह की आवाज़ होती है। तो जो भी हो, मज़ा आता है जीने में। तो जीने का मज़ा जिन्हें लेना है वो इसी तरह का जीते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो शायद अधूरी रह जाती हैं हर बार, लेकिन पूरी करने के लिए सतत कोशिश करते रहा जाएगा। कुछ नई चीज़ों के साथ हाजिर हुआ जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा। बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। आप लोग, जब मैं कहता हूँ कि बदलाव शिक्षा से आएगा, बदलाव सोच से आएगा, आप सबल बनोगे तो आएगा, आप अलग सोचोगे तो आएगा। तो इन सब भी बातों के पीछे एकदम रहस्य है, लेकिन उसको आप चाहोगे तो होगा, आप सोचोगे उस तरह का, आप करोगे तो होगा। आप अगर वही ढाक के 3 पात वही करते रहोगे जो अब तक करते रहे हो, तो नहीं होगा। चलिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।